गरीब के घर अमीर का खाना। राजू और राधा के आगे खाने की थाली रखी थी जिसमें 2 रोटी और प्याज के टुकड़ों के साथ नमक तेल का मिश्रण था, जिसे देखकर उनके अंदर की कुड़हन कुड़कुड़ाहट में बदल जाती है। मुझे नहीं खानी है रूखी सूखी रोटी प्याज, इसे देखकर ही मेरा पेट भर गया। मुझे भी नहीं खाना ये गरीबों वाला खाना। माँ, क्या फायदा आपके काम करने का जो हमारे खाने की थाली में सब्जी का एक भाग भी नहीं। आप हम दोनों बच्चों से झूठी बातें बनाकर हर रोज ये गया गुजरा गरीबों वाला खाना खिलाती हो। काश कि हम अमीरों के घर में पैदा हुए होते तो हमें भी अमीरों वाला खाना खाने को मिलता। अपने बच्चों की अमीरों वाला खाना खाने का ख्वाब सुनकर वो मजबूर माँ डबडबाई आंखों से उन्हें देखती हुई कहती है, राजू, राधा, अपनी माँ को थोड़ा समय दो बेटा, मैं तुम्हें अमीरों वाला खाना जरूर खिलाऊंगी। माँ, आप सिर्फ हमें झूठा दिलासा देती हो, सच तो ये है कि अमीरों वाला खाना हमारे भाग्य में है ही नहीं। अपने बच्चों में झलकता बिखराव देखकर उस गरीब मजबूर माँ का कलेजा मचल कर रह जाता है। ममता अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। खास तौर पर उनका अच्छा खाना खाने का अधूरा ख्वाब पूरा करना उसकी पहली प्राथमिकता थी। मगर जिस घर में वो काम करती थी वहाँ की करोड़पति मालकिन शिखा अव्वल दर्जे की कंजूस थी। वो हर छोटी बड़ी बात के बाल का खाल निकालती थी। बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। माँ, क्या आज हम भी आपके साथ चल सकते हैं? वैसे भी आज इतवार है। अपने बच्चों की आंखों में उतरे आंसू को देखकर ममता उन्हें अपने साथ काम पर ले आती है, जहां शिखा का बड़ा घर देखकर राजू और राधा की आंखें चमक उठती है, जिसके साथ उनके मन की बुझी आस रोशन हो उठती है। और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आते हैं तो बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर सजे फलों की टोकरी देखकर आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं, देखो राधा दीदी, इस मेज पर कितने सारे ताजे ताजे फल हैं और खट्टे मीठे अचार की बरनी भी है। हाँ राजू, मैं तो इन लाल लाल सेवों का स्वाद चखना चाहती हूँ। मुझे पता है राजू, ये अमीर लोग ना बड़े ठाट बाट से खाना खाते हैं। आ गई महारानी। तुम गरीबों को जरा सी ढील क्या दे दो, ठीठ की तरह लेट लतीफ आना शुरू हो जाता है। और इन ऐरे गहरे गरीबों को कहाँ से धर पकड़ लाई है? मालकिन, ये मेरे बच्चे हैं, सो इनकी छुट्टी है तो ये घूमने का हट करने लगे। मेरा अपार्टमेंट का कोई एडवेंचर पार्क है जो उठा लाई इन्हें? शिखा की कुड़कुड़ाहट सुनकर उसका पति शेखर कहता है, शिखा बच्चे ही तो हैं, उनके आ जाने से घर की जगह थोड़ी ना घट जाएगी। जाओ ममता, जल्दी से कुछ बना दो। शेखर मर्म दिल का इंसान था, उसे जिंदगी और मेहनत दोनों का मोल मालूम था, इसलिए वो ममता को अमीरी गरीबी के आंकड़े से नहीं मापता था। ममता किचन में खड़ी होकर खाना बनाने लगती है। किचन में हर चीज भरपूरी से भरी थी। एक और जहां अमीरों के घरों में पराठे घी में चुपोड़े जाते थे, वहीं गरीब के घर में हर दूसरे दिन चूल्हा जलने पर भी आफत आ पड़ती थी। फर्क का यही फासला गरीब और अमीर को अलग अलग वर्ग में बांटता है। मम्मी, मुझे भूख लगी है। अले ले ले, मेरी रानी बिटिया को भूख लगी है। अरे ओ ममता, जल्दी से खाना लगा। जी मैम साहब। ममता जल्दी से मेज पर खाना लगा देती है। पूरी टेबल अलग अलग खाने से लबालब भरी हुई थी। दूर खड़े राजू और राधा खाने की ओर ललचाई नजर से देख रहे होते हैं। आओ बच्चों, ये कुर्सी खाली है, आके खाना खा लो। दोनों बच्चे पांव बढ़ाने लगते हैं। तभी शिखा के गुस्से का भपका उन भूखे बच्चों पर धधक पड़ता है। वही रुक जाओ दोनों, तुम हमारे साथ बैठकर नहीं खा सकते। देखो ना मम्मी, खाने को देखकर इनके मुंह से कैसे लार टपक रहा है, जैसे ऐसा खाना कभी चखा ही ना हो। शिखर का कलेजा कचोट रहा था, मगर वो इस बात से वाकिफ था कि शिखा के मन में बसी गरीबों की धराशायी सोच नहीं मिटने वाली। कुछ देर बाद सभी खाना खाकर उठ जाते हैं और शिखा कहती है, ये ले ममता, थाली का बचा कुचा खाना अपने बच्चों को दे दे, वरना इनके मुंह से यूं ही लोमड़ी की तरह लार टपकती रह जाएगी। मेम साहब, मैं गरीब हूँ, लाचार नहीं, और ना निपांगुर हूँ जो मेरे बच्चों को झूठन से पेट भरना पड़े। ममता ऐसा कह ही रही थी कि तभी अमीरों वाला खाना खाने की ललक में भूख से छछनते दोनों बच्चे मेज की उसी जूठी थाली में खाने को बड़े चाव से खाने लगते हैं, जिसे देखकर शिखा अपनी रईसी की शेखी बघारते हुए ममता की गरीबी की हंसी उड़ाने लगती है। वो देख तेरे बच्चे हमारे झूठन को कैसे चाव से चाट पोंछ कर खाए जा रहे हैं। अमीरों का झूठन मिलना तुम गरीबों की किस्मत है।
क्योंकि तुम गरीब की हैसियत कहाँ ऐसी लग्जरी थाली में खाना खाने का लुत्फ उठाने की, वरना तो कभी रूखा सूखा खाकर रात काटते हो तो कभी पानी पीकर पेट भरते हो। अपनी गरीबी का मजाक बनता देखकर ममता के मन में बसा दुख फफन पड़ता है और वो राजू और राधा को थप्पड़ मारकर थाली छीनते हुए मेज पर रखकर कहती है, हाँ, सच कहा शिखा मैम साहब आपने। आप दौलत शोहरत में बहुत ऊंची हैं, मगर क्या फायदा आपके पास करोड़ों की इस कोठी का जब किसी गरीब भूखे को अच्छा खाना खिलाने का कलेजा नहीं। जा रही हूँ, आप जैसी छोटे दिल वालों के यहाँ मैं काम करना ठुकराती हूँ। चलो बच्चों। ममता अपने बच्चों के साथ घर लौट आती है। दिन बीतते गए, काम छूट जाने से घर की दशा छिन्न भिन्न हो गई थी। उसी बीच सुलेखा उसके घर आई। वो आंगनबाड़ी की शिक्षिका है। अरे सुलेखा दीदी, आप मेरे घर? हाँ, इस महीने राजू और राधा के नाम भी दलिया के 2 पैकेट आए हैं, वही लेकर आई हूँ, ये लो। सामने खड़ी सुलेखा उन गरीबों की मददगार बन पड़ती है। वो उन्हें एक दलिया का पैकेट देती है। ममता झट से एक पैकेट दलिया बनाकर अपने बच्चों को खाने को दे देती है, मगर उनके मन में अभी भी अमीरों वाले खाने की आस नाच रही थी। दिन बीतते गए, वक्त ने ममता और उसके बच्चों को दाने दाने के लिए दूभर कर दिया था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। क्या करूं बच्चों, अब तो रूखी सूखी रोटी प्याज खरीदने के भी पैसे नहीं है जो तुम्हारा पेट भर सकूं। ममता अपने बच्चों की भूख मिटाने की आस लेकर मंदिर चली जाती है, जहां सड़क पर सूट बूट पहने एक रईस शख्स को एक गुंडे ने घेर रखा था। उसकी हाथों में एक धारदार चाकू थी। अरे, इन बाबूजी की जान तो खतरे में है, कुछ कर ममता। ममता होशियारी से पास पड़े पत्थर को उठाकर उसके सर पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तुम्हारा शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचा ली। तुम तीनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? भूख गरीब को रात के अंधियारे में भी भटकने पर मजबूर कर देती है बाबूजी। ये सुनकर राजवीर उनका दुख बांटने लगता है। पूछताछ करने पर ममता अपनी बेबसी की आप बीती बताती है, जिसे सुनकर राजवीर कहता है, तुमने मेरी जान बचाकर मुझे अपना कर्जदार बना दिया है। मैं इस शहर के सबसे फेमस 5 स्टार होटल का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी मेहमान नवाजी का मौका दो। इसके साथ राजवीर उन्हें अपने कार में बिठाकर अपने होटल लेकर जाता है, जहाँ उन्हें सबसे महंगे मेज पर खाना खाने का मौका मिलता है। एक साथ इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर उनका सूखा चेहरा खुशी से खिल उठता है। अरे वाह, आज तो हमारी दावत हो गई। देखो दीदी, ये मेज खाने की खुशबू से महक उठा है। यहाँ खाने को कितना कुछ है, दाल मखनी, मटर पनीर, बिरयानी, पुलाव। मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है। तीनों खाने पर टूट पड़ते हैं और पेट भर कर खाना खाते हैं, जिसके बाद ममता भरी हुई आंखों से बोलती है, शुक्रिया भाई साहब, आज आपकी बदौलत मुझ गरीब मजबूर माँ के बच्चों को अमीरों वाला खाना खाने का ख्वाब पूरा हुआ। अरे ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बहन, तुमने मुझे नई जिंदगी अर्पण की है। आज से तुम मेरे इसी होटल में काम करोगी। ऐसा सुनहरा मौका मिलने पर ममता की आंखों में गरीबी के गड्ढे से बाहर उभरने की आस छिटक पड़ती है। ममता ने उस मौके को हाथ से छूटने नहीं दिया। वो मगन होकर होटल में मेहनत करती है, जिसके उससे बच्चों को भरपूरी से पका हुआ खाना खाने को मिलता है। मगर आज भी एक और जहां अमीरों के घर का बच्चा खाना कचरे में फेंकता है, तो वहीं भूख से बिलखते गरीब बच्चे दाने दाने के अभाव में दम तोड़ देते हैं। लीला देर सांझ अपनी ससुराल की दहलीज पर दस्तक देती है, जहां वो अपनी सास को सोफे पर बैठा पाकर बोलती है, पाई लागू माँ जी। अजीब बात है, आज सासू माँ ने आशीर्वाद देना तो दूर, मुझे एक तक देखा भी नहीं। शायद सासू माँ कुछ ज्यादा हद तक सीरियल की गहराई में सराबोर हो गई है। प्यास के मारे गला सूख गया है। ये बोलकर बेला रसोई घर का रुख करती है, जहाँ उसकी सास खाना पका रही होती है। ये देख बेला बड़ी आंखें करके हिचकते हुए कहती है, ये क्या भला है, अभी तो क्षण भर पहले सासू माँ सोफे पर पसरी हुई थी, फिर ये रसोई घर में कैसे डोल रही है? कहीं ये मेरी आंखों की मिथ्या तो नहीं है? बेला रसोई घर में जाने की बजाय दौड़ते कदमों से हॉल में वापस आती है। कमाल है, अभी तो सासू माँ बावर्ची घर में थी, अभी ये हॉल में बैठी हुई है। सासू माँ मुझे हैरत अंगेज कर रही हैं। कहीं मेरे मायके जाने के बाद सासू माँ निपट तो नहीं गई है? ऊपर वाले तेरे भी खेल निराले। जैसे ही बेला ये बोलकर नजरें नीचे करती है, अपने सामने एक ही शक्ल सूरत की 2 सासों को देखकर वो दंग होकर चीखती हुई बोलती है, भूतनी, भूल भुलैया की भूतनी, बचाओ! ये सब क्या हो रहा है?
एक ही शक्ल सूरत की दो सास, मेरी सांस निकल रही है। क्या तो ये मेरी आंखों का भ्रम है या फिर ये कोई भूतनियों का छलावा? आखिर कौन है बेला की असली सास? कहीं ये हमशक्ल दिखने वाली सास की कोई साजिश है या फिर कोई दुखदाई दास्तान? इस कहानी की शुरुआत साल भर पहले हुई थी, जब बेला बतौर बिहाकर ससुराल आई थी, जहां उसकी सास सीता उसका स्वागत करते हुए कहती है, बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। अब तक तो तेरी इस बूढ़ी सास ने इस घर को संजोए रखा था, मगर अब बहू होने के नाते ये घर की बागडोर तेरे हाथों में है। मुझे भरोसा है कि तू मेरी उम्मीद पर खरी उतरेगी। मैं अपनी भरसक कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का एक मौका न दूं। इसके बाद बेला अपने पति आलोक के साथ कमरे में चली जाती है। बेला ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल लेती है। समय के साथ एक सप्ताह बीत जाता है। एक रात, अरे ये कैसा शोरगुल है? घर में कोई चोर उचक्का तो नहीं घुस आया? बेला सभी कमरे छानबीन करती है। तभी उसकी निगाह हॉल के दरवाजे से भीतर आ रहे अपनी सास सीता पर पड़ती है। ये सासू माँ इतनी देर रात दबे पाँव कहाँ से आ रही है? शायद अभी सवाल करना सही नहीं होगा। अगली सुबह बेला अपनी सास सीता को एक टक निहारती है। क्या हुआ है बहू? तू सवेरे से मेरी सूरत ही निहारे जा रही है। कुछ कहना चाह रही है क्या? सासू माँ, कल देर रात के 2 बजे मैंने आपको दरवाजे से भीतर आते हुए देखा। बेला के पूछने पर सीता का शरीर पसीने से सराबोर हो जाता है। वो हिचकते हुए कहती है, वो बहू, मुझे बड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी, बस इसीलिए ताजी हवा खाने बाहर चली गई। सासू माँ की हैरतंगेज हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ छुपा रही है। उस सांझ जब आलोक दफ्तर से घर लौटता है तो बेला ये बात उसके सामने छेड़ती है। आलोक? बोलो बेला, क्या बात है? आलोक, कल देर रात मैंने माजी को दरवाजे से अंदर आते देखा। जाने क्यों माजी छिपते छिपाते भीतर आ रही थी, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। बेला, बढ़ते बुढ़ापे में बूढ़े इंसान को बहुत बार नींद नहीं आती। शायद माँ टहलने गई हो, ज्यादा मत सोचो। समय गुजरता है और बेला बोलती है, सासू माँ, मेरे बाबूजी की तबीयत बेहद बिगड़ गई है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मायके हो आऊं। अरे बहू, इसमें पूछना क्या, तू फौरन ही चली जा। बेला के मायके जाते ही सीता सुकून की सांस भरते हुए कहती है, अब मुझे कुछ पलछिन के लिए इस स्वांग रचाने से बचाव मिल गया। अब मैं अपनी छोटी बहन गीता को घर ला सकती हूँ। दरअसल वो हम शक्ल सीता की सगी बहन थी। बेला के पीठ पीछे सीता अपनी बीमार बहन गीता को घर ले आकर उसका खास ख्याल रखने लगती है। इसका मतलब आपकी हमशक्ल सूरत से मेल खाने के बीच बहनों के खून का रिश्ता है। मेरी जुड़वा बहन गीता अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थी बहू, मगर उस विधि के विधाता ने बेचारी मेरी बहन की खुशियां तार भकार कर दी। सासू माँ, गीता सासू माँ के संग ऐसा क्या हुआ था? हम दोनों जुड़वा बहनों का ब्याह एक संग हुआ था, मगर दुर्भाग्यवश गीता ब्याह के कुछ सालों बाद ही बेवा बन गई। जब एक रोज गीता सैर सपाटे के लिए अपने पति और बच्चों के लिए बढ़ रही थी, उनकी गाड़ी का बेतहाशा बुरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बच्चे और ब्रजेश जीजाजी दर पर ही चल बसे। किस्मत से मेरी जुड़वा बहन गीता की जान तो बच गई, मगर मेरे भरसक कोशिश के बावजूद सालों बाद भी ये सदमे से उबर न सकी। सीता सिसकती हुई बेला को अपनी आपबीती बताती है। सासू माँ, अब हम सास बहू मिलकर मौसी सासू माँ को सदमे से उबारेंगे। बेला अपनी जुड़वा सास को चंगा करने की जी तोड़ मेहनत करती है। वो प्रत्येक 3 पहर गीता की मालिश करती है। आज भी देर रात वो गीता के पाँव में तेल मलते हुए बोलती है, सासू माँ, जानती हो आपकी ये जुड़वा बहन है ना सीता सासू माँ, अव्वल दर्जे की कसाई है। अरे बोलो भला, ससुराल में कदम रखते तो बड़ी बड़ी टींग हाँकी इन्होंने। कहा बहू घर की लक्ष्मी होती है, एकाएक उसी लक्ष्मी बहू को बतौर बाई बनाकर रख दिया है। बेला की कड़वी बातें सुनकर सीता की जुड़वा बहन गीता के शरीर में मानो प्राण पड़ जाते हैं। उसके हाथ पांव डावाडोल होने लगते हैं और वो बोल पड़ती है, तेरी ये मजाल जो तू मेरे ही सामने मेरी जुड़वा बहन को भला बुरा बोले। अरे वाह सासू माँ, जरा देर भी अपनी जुड़वा बहन की बुराई बर्दाश्त नहीं हुई कि आपने परिंदों की तरह सुगबुगाना शुरू कर दिया। गीता अपने पाँव पर खड़ी हो जाती है। ये देख सीता की आंख से खुशी की बदरी बरसने लगती है।
गीता, मेरी जुड़वा बहन, तू ठीक हो गई। सीता, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे। आज मैंने तेरी बेबाक बिगड़ैल बहू को सास की सुताई से वाकिफ न कराया तो मैं भी गांव की गीता नहीं। सासू माँ, मैंने कहा था ना कि मेरे कड़वे बोल रामबाण का काम करेंगे। इसका मतलब ये सब कुछ तुम दोनों सास बहू की साजिश थी। हाँ जेरोक्स जुड़वा सासू माँ, हम सास बहू ने आपको सदमे से बाहर लाने के लिए सिर्फ स्वांग रचा था। बेला की बड़ी बुद्धि से गीता ठीक हो जाती है। इस तरह बेला अपने हमशक्ल सास के साथ एक नई शुरुआत करती है। अरे बेला बहू, जरा जल्दी से जूस तो बना दे। अरे बहू, जरा मेरे लिए भी आते वक्त एक गिलास सादा पानी लेते आना। बेला झटपट से अपने दोनों जुड़वा सास के लिए जूस और पानी लेकर आती है, जहाँ उसकी सास सोफे पर पसरी होती है। अरे बेला, तू तो बुरी फंस गई ये जुड़वा सास में। सीता और गीता सासुमा की पहचान करना तो एकदम पहाड़ जैसा जान पड़ रहा है। जरूर यही सीता सासुमा होंगी। ये लीजिए माँ जी जूस। बहू, मैं तेरी सास सीता हूँ। बहू, मैं तेरी सास सीता हूँ। वो गीता है, उसे जूस, मुझे पानी दे। अरे नहीं बेला बहू, वो सरासर झूठ बोल रही है। मैं सीता हूँ और वो गीता है। हे ईश्वर, ये हम शक्ल सासू माँ में से सीता गीता की पहचान कर पाना तो मेरे लिए एकदम मुश्किल हो गया है। इन जुड़वा बहनों का जोड़ तो फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत है। बेला का बेरंग चेहरा देखकर दोनों सास स्वयं अपना पुख्ता प्रमाण देती हैं। अरे बहू, परेशान ना हो, हम दोनों जुड़वा बहनें बस तेरे साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। बहू, हम जुड़वा बहनों की एक पहचान है। हमारी हथेलियों पर जन्मजात तिल है, जिसे तू अपनी जुड़वा सास को साधारणतः पहचान सकती है। मेरे बाएं हाथ के बगल में तिल है और सीता के दाहिने हथेली में तिल है। शुक्रिया मेरी जुड़वा सासू माँ, आप नहीं जानती, आप दोनों ने ये सुनहरा सच बताकर मुझे सदमे में जाने से बचा लिया। उस रोज के बाद से बेला अपनी जुड़वा सास सीता और गीता के साथ मिलनसार जीवन बिताने लगती है। ओफो माँ जी, ये रेगुलेटर तो फिर से खराब हो गया। देखिए गैस लीक होने की कितनी स्मेल आ रही है। हमें अभी नया रेगुलेटर लाना होगा। ठीक है बहू, हम दोनों अभी बाजार चलते हैं। वैसे भी किचन का और भी सामान लाना है। दोनों सास बहू अपने पतियों के पास जाती हैं, जहां दोनों बाप बेटे ताश खेल रहे थे। अजी सुनिए, बहू और मैं बाहर जा रहे हैं। आप रसोई में मत जाना। रेगुलेटर खराब हो गया है तो गैस ऑन मत करना। ठीक है, जल्दी आना। अजी आपने सुन लिया ना। धनुष जी, प्लीज हमारे पीछे कुछ भी खाना मत बनाना। हमारे आने तक इंतजार कर लेना। हाँ हाँ ठीक है। अरे आप दोनों ने सुन लिया ना, हम जा रहे हैं। आकर आपकी 4 बजे वाली चाय बना देंगे। अरे माँ, कितना बोलोगी, जाओ ना, सब सुन लिया। अच्छा ठीक है। ये कहकर दोनों मार्केट जाकर सामान खरीदने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर दिवाकर अपने बेटे से कहता है, अरे बेटा, अब मैं बहुत बोर हो गया हूँ। ये खेलते खेलते ऐसा कर 2 कप चाय बना ले। ठीक है पिताजी। अरे माँ और सुरेखा कुछ कह रही थी जाते वक्त, आपने सुनी क्या उनकी बातें? अरे पता नहीं क्या कह रही थी। तुझे तो पता ही है, कहीं भी जाएंगी तो 10 बातें सुना कर जाएंगी। ये मत करना, वो मत करना, इनकी छोड़, तू चाय लिया मेरे लिए। ठीक है पिताजी। ये कहकर धनुष चाय बनाने चला जाता है। वो जैसे ही गैस को ऑन करता है तो सिलेंडर के ब्लास्ट से एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें दोनों मर जाते हैं। तभी बात करती हुई दोनों घर की तरफ पहुंचती हैं। अरे माँ जी, आपने नॉन स्टिक तवा देखा था? उस पर कितनी छूट थी। अच्छा हुआ हमने ले लिया। हाँ बहू। और उसके साथ फ्री चम्मच का सेट भी मिल गया। अरे तुम दोनों यहाँ हंस रही हो और वहाँ तुम्हारा घर जलकर खाक हो गया है। चलो शुक्र है तुम दोनों बाहर थी और तुम दोनों के पति ऑफिस में, है ना? क्या घर में आग लग गई? नहीं नहीं बहू, जल्दी चल। ये कहते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और उनके हाथ से सामान गिर जाता है। वो भागी भागी अपने घर की ओर जाती हैं, जहां 2-3 औरतें उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, अरे पागल हो क्या तुम दोनों, जो इस आग में झुलसने जा रही हो? अरे माया, हाथ छोड़ मेरा हाथ। अरे अंदर मेरे पति और मेरा बेटा है। छोड़ मुझे, मेरा बेटा जल रहा है। अरे कोई बचाओ, मेरे परिवार को बचाओ।
अरे जाने दो मुझे, छोड़िए मुझे, अंदर है वो, मुझे पापा जी और धनुष को बचा कर लाना है। सुरेखा तुम पागल हो गई हो क्या? आग की लपटें देख कितनी तेज है, तू पास भी नहीं जा सकती। अब तक तो वो दोनों बचे भी नहीं होंगे। अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं हुआ मेरे पति को, पापा जी भी बिल्कुल ठीक है ना माँ जी? लगता है यहाँ कोई सिलेंडर फट गया है जिससे पूरा घर विस्फोट हो गया। तभी फायर ब्रिगेड आकर घर की आग को बुझाते हैं और अगले ही पल दोनों सास बहू सफेद साड़ी में गुमसुम बैठी हुई थी, जहां उनके पतियों की लाश पूरे तरीके से जल चुकी थी। तभी सुरेखा का भाई आकर कहता है, बस मेरी बहन शांत हो जा, विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता। पर ये सब कैसे हो गया? क्या कहूँ, किसको कसूरवार ठहराऊं भैया? शायद समय ही गलत चल रहा था, गैस के सिलेंडर का रेगुलेटर खराब हो गया था। इन दोनों को कह कर गए थे कि रसोई में मत आना, पर शायद उन्होंने गैस ऑन किया होगा, जिस वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। अरे मेरे बच्चे को ले आओ कोई, अरे मेरे पति को ले आओ कोई, अरे मैं मर जाऊंगी, कैसे रहूं मैं? दोनों छोड़कर चले गए हम दोनों को। माँ जी, सुरेखा, आप दोनों संभाले खुद को, इस नाजुक मोड़ पर मजबूत होना होगा आपको। मैं पैसे भिजवा दूंगा कल आपको, या आप दोनों मेरे साथ ही रहने चलिए। नहीं भैया, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होंगे। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, माफ करना। 2 हफ्ते बीत जाते हैं, दोनों जैसे तैसे घर चला लेते हैं और कहते हैं, बहू तूने अपने भाई से तो कह दिया, पर हम ऐसा क्या काम करें जिसमें हमारे कम पैसे लगे और मुनाफा ज्यादा हो? हमारा घर जलकर खाक हो गया, इसमें सामान लाकर और रंग रोगन करवाना होगा। माँ जी, मैंने सोचा है हम डोसा बनाकर भेजें, उसमें ज्यादा लागत और मेहनत नहीं लगती है, फटाफट बनाकर खिला सकते हैं। इन सामान के लिए मैं लोन ले आऊंगी। बहू की बात सुनकर मालती राजी हो जाती है। सुरेखा कुछ लोन उठाकर एक ठेला और डोसा बनाने के सामान का इंतजाम करती है। अगले दिन से ही दोनों सास बहू का स्पेशल डोसा बनाने लगती हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म डोसे के साथ नारियल की चटनी और सांभर का मजा लीजिए, मात्र 50 रुपए, 50 रुपए। हाँ आइए आइए, यहाँ मसाला डोसा, पनीर डोसा, चीज डोसा, सास बहू स्पेशल डोसा, अफगानी डोसा, कई प्रकार के डोसे उपलब्ध हैं, तो देर ना कीजिए। अरे यहाँ तो डोसे की नई दुकान लगी है, चल प्रेरणा, डोसे को खाते हैं। हाँ चल। दोनों सहेली सास बहू की दुकान पर पहुंचकर डोसे का ऑर्डर करके खाती हैं और कहती हैं, अरे वाह आंटी, आपकी पनीर डोसा और अनियन डोसा तो बहुत मस्त है। हाँ आंटी, ऐसा करिए, आप अपना सास बहू स्पेशल हो सभी खिला दीजिए और पनीर वाला पैक कर दीजिए, 2-2। ठीक है बेटा, ये लो सास बहू स्पेशल डोसा। अरे वाह गजब, इसके आगे तो मटर पनीर भी फेल है। आहा दीदी मस्त है। ये कहते ही वो दोनों पैसे देकर चली जाती हैं, जिसके बाद एक ग्राहक आते हैं और भीड़ लगने लगती है। अरे दीदी, मुझे 3 प्लेट डोसा पैक कर दीजिए और एक खाने को दे दीजिए। ये लो, और पैक कौन सी करनी है? ये सास बहू स्पेशल डोसा, चीज डोसा और मसाला डोसा। अरे वाह वाह, ऐसा स्वादिष्ट डोसा तो मैंने आज तक नहीं खाया। शुक्रिया। पहले दिन ही सास बहू के डोसे की बहुत अच्छी कमाई होती है, जिससे वो डोसे का और सामान ले जाते हैं। माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी डोसे की दुकान पहले दिन से ही चल पड़ी। हाँ बेटा, मैंने सिर्फ 1000 रुपए ही लगाए थे और कमाई 7000 की हुई है। लगता है अब हम अपने घर को पहले जैसा नया कर देंगे। हाँ माँ जी। अगले दिन भी सास बहू डोसा बेचकर बहुत कमाई करती हैं और अलग अलग प्रकार के डोसे बेचकर वो मशहूर होने लगती हैं। उनकी 6 महीने की मेहनत उन्हें ठेले से एक बड़ी दुकान में पहुंचा देती है। आसपास के शहरों में भी सास बहू के स्पेशल डोसे की डिमांड बढ़ जाती है। ज्यादा ग्राहक आने से अब सास बहू ने अपनी दुकान में 4 स्टाफ को रख लिया था। तभी एक दिन जाना माना पंजाब का शेफ मोहन राय उनकी दुकान के सास बहू स्पेशल डोसा खाता है और कहता है, अरे वाह, आज तक ऐसा डोसा तो मैंने भी नहीं बनाया। वेटर, यहाँ की ओनर कौन है, जरा उन्हें भेजिए। शेफ की बात सुनकर वेटर सुरेखा को भेज देता है और वो कहती है, जी क्या हुआ, आपको हमारा डोसा पसंद नहीं आया क्या? हाँ जी, पसंद नहीं, बहुत पसंद आया है।
मैंने शेफ होकर भी इतना अच्छा डोसा कभी नहीं बनाया। सच कहूँ तो मुझे आपके यहाँ का डोसा काफ़ी पसंद आया है और मैं चाहता हूँ कि ये लजीज डिश मेरे 5 स्टार होटल में भी आप सब लोग खाएं। तो क्या इसके लिए आप मेरे होटल में आकर शेफ बनना पसंद करेंगी? सच में आपको हमारा डोसा इतना पसंद आया कि अब हम आपके 5 स्टार होटल में शेफ बनेंगे? जी बिल्कुल। पर सर, हमारी दुकान को हम बंद नहीं कर सकते, काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं आपके डोसे की शॉप की फ्रेंचाइजी ओपन करा दूंगा। दूसरे शहर में भी लोग खा पाएंगे और आपका स्टाफ भी यहीं रहेगा। आप उसकी अपडेट लेते रहना। आप मुझे 5 मिनट दीजिए ताकि मैं माँ जी से पूछ लूं। ऐसा कहकर सुरेखा अपनी सास को सब कुछ बता देती है। अगर बहू हमें ये सुनहरा अवसर मिल रहा है तो हम इसे जाने कैसे दे सकते हैं। हाँ, कर दे उन्हें। खुशी से सास बहू फूले नहीं समाते और शेफ के साथ जुड़कर उसके 5 स्टार होटल में अपने स्पेशल सास बहू डोसा सबको खिलाकर उस होटल को भी फेमस बना देती हैं। साथ ही उनकी दुकान भी चलती रहती है। उनकी फ्रेंचाइजी ओपन हो जाती है और अपने जले हुए घर को वो एक बेहद सुंदर बंगला बनाकर उसमें खुशी खुशी रहने लगती हैं। हरिया दिन भर की मेहनत के बाद शाम को जब घर पर लौटा तो उसका भूख से बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो सबसे पहले अपनी पत्नी से कहता है, अरे लीला, खाने में क्या बनाया है? अरे बहुते जोर से भूख लगी है जी। अजी, खाने के लिए क्या बनाती? घर में तो राशन ही खत्म हो गया है। अच्छा, राशन खत्म हो गया है का? अरे कौनो बात नहीं, हम अभी इंतजाम करता हूँ। हरिया अपने गांव के लाला की दुकान पर जाता है और उसे थोड़ा बहुत राशन उधार ले आता है। ये लो लीला, अब जल्दी से जो है कुछ खाने के लिए बना लो। मैं और मेरी बेटी राधा सुबह से भूखे हैं। माँ, मैं लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ, आप खाने की तैयारियां कर लो। ऐसा कहकर राधा जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए चली जाती है, लेकिन राधा को लकड़ियाँ काटते हुए एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या? लगता है कोई औरत रो रही है। राधा आवाज का पीछा करते करते एक विशाल पेड़ के पास पहुंच जाती है। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठकर रो रही होती है। राधा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उससे पूछती है, अरे अम्मा, क्या हुआ? आप तो परेशानी में लग रही हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। अब तुम्हें क्या बताऊं बिटिया, मेरी बहू और मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। ये कुछ बर्तन बेचकर मैं अपना गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन आजकल तो कोई बर्तन भी नहीं खरीदता। ऊपर से भूख से जान सूख रही है मेरी। अरे अम्मा, आप तो सच में बहुत परेशानी में हो। आप एक काम करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आप मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हो तो मेरे साथ चलो। मेरी माँ खाना बना रही है, आप भी खा लेना। राधा उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अपने घर ले आती है, जिसके बाद वो अपने माता पिता को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताती है। शाबाश बेटा, ऐसे ही लोगों पर जो है दया करनी चाहिए, ठीक है, और गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। लीला थोड़ी ही देर में खाना बना लेती है, जिसके बाद वो सभी को खाना परोसती है। हरिया उस बूढ़ी औरत को अपने साथ ही बिठाता है और सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाते खाते ही बूढ़ी औरत अचानक से एक देवी के रूप में बदल जाती है। तुम लोग बहुत दयावान और दयालु हो। तुमने मेरी मदद की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? साक्षात देवी माँ के दर्शन हो गए हैं, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक बार फिर तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। देवी माँ अपना हाथ ऊपर उठाती है, जिसके बाद उनके हाथों से रोशनी निकलती है। वो रोशनी राधा, हरिया और लीला की थाली पर जाकर गिरती है और कुछ ही देर में तीनों थालियां सोने से सुनहरी बन जाती है। ये कोई मामूली थाली नहीं, बल्कि ये जादुई थाली है। इन थालियों की वजह से अब तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन इन थालियों का जादू हमें कैसे पता चलेगा? ऐ जादुई थाली, अगर तुम जादुई हो तो हमें अपना कमाल दिखाओ। लीला के इतना कहते ही उसकी थाली से सोने के गहने निकलने लगते हैं। हरिया की थाली से चांदी के बर्तन निकलने लगते हैं। वहीं राधा की थाली से खूब सारे पैसे निकलने लगते हैं। अरे वाह, अरे तो चमत्कार हो गया। अरे ऐसा चमत्कार तो हमने जिंदगी में कबहू देखा ही नहीं किया है।
ये तो सचमुच चमत्कार ही है। देवी माँ ने तो हमारी सभी परेशानियों को दूर ही कर दिया है। माँ, क्या ये सब असली है? हाँ बेटी, ये सब असली है। चलो अब इसे संभाल कर रख देते हैं। लीला और राधा दोनों मिलकर सोने के गहने और चांदी के बर्तनों को संभाल कर रख देती हैं, जिसके बाद वो उन सभी पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदते हैं और उसमें रहने लगते हैं। एक दिन हरिया लीला से कहता है, लीला, जब हमारे पास जादुई थाली है तो क्यों ना हम उसकी मदद से अपनी खुद की कोई दुकान खोल लें। आप सही कहते हो। अगर हम इन चांदी के बर्तनों को बेचेंगे तो हमारी अच्छी खासी बिक्री हो जाएगी। हाँ लीला, तुम एकदम सही कहती हो, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे सोने चांदी के बर्तन चाहिए होंगे और खूब सारे पैसे भी। ऐसा सोचकर हरिया और लीला तीनों जादुई थाली को एक साथ रखते हैं और कहते हैं, ए जादुई थालियों, अगर तुम जादुई हो तो अपना कमाल दिखाओ। इतना कहते ही उन तीनों जादुई थाली के अंदर से सोने के गहने, चांदी के बर्तन और खूब सारे पैसे निकलने लगते हैं। अब मैं अपनी खुद की बर्तनों की दुकान खोल सकता हूँ, जिसमें मैं जो है अपने चांदी के बर्तन बेचा करूंगा। हरिया उन पैसों से एक दुकान खरीद लेता है, जिसके बाद वो उस दुकान के अंदर सारे चांदी के बर्तन रख लेता है और अपनी दुकान चलाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसके चांदी के बर्तन की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। अरे वाह, अरे मेरी दुकान में तो लोगों की भीड़ लग गई है जी, और सभी को मेरे चांदी के बर्तन बहुते पसंद आ रहे हैं और आज तो कमाई भी अच्छी हो रही है। हरिया बहुत खुश होता है। शाम को जब वो घर वापस लौटता है तो अपनी बेटी राधा के लिए चाउमीन, मोमोज और चिली पोटैटो लेकर आता है। राधा बिटिया, तुम हमेशा मुझसे जो है चाउमीन, मोमोज और चिली पोटैटो मंगवाया करती थी ना, लेकिन पैसों के चलते तुम्हें कभी दिलवा नहीं पाता था। ई लो, अब तुम्हें जितना खाना है तुम खा सकती हो। अरे वाह पिताजी, इन्हें देखते ही मुंह में पानी आ गया। आप तो बहुत अच्छे हो। अपनी बेटी को चाउमीन, मोमोज और चिली पोटैटो देने के बाद हरिया लीला के पास जाता है। लीला, अब हमारी बेटी जो है इस शादी के लायक हो गई है, तो हमें जो है इसकी शादी करवा देनी चाहिए। क्या कहती हो? शादी के लिए तो हमें बहुत सारा पैसा और खूब सारे सोने के जेवर चाहिए। चिंता क्यों करती हो? देवी माँ का आशीर्वाद के चलते हमारे पास देवी माँ की जादुई थालियां हैं ना, उसकी मदद से हम अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कराएंगे। काहे टेंशन ले रही हो? ऐसा कहकर हरिया तीनों जादुई थालियां निकालता है और उन थालियों से कहता है, ए जादुई थालियों, अगर तुम जादुई हो तो अपना कमाल दिखाओ। हरिया के इतना कहते ही जादुई थालियों के अंदर से सोने के गहने, चांदी के बर्तन और खूब सारे पैसे निकलने लगते हैं, जिसके बाद हरिया उन सभी को इकट्ठा कर लेता है और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करता है। बेटी राधा, अब जो है तुम दूसरे के घर की अमानत हो, ठीक है? दूसरे के घर जाकर उस परिवार को अपना ही परिवार समझना और वहाँ जो है हमेशा खुश रहना। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपकी इज्जत का ख्याल रखूंगी और अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझूंगी। हरिया और लीला अपनी बेटी को अच्छे से विदा कर देते हैं। बेटी के विदा करने के बाद उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आता है जो उनके पास भीख मांगने आता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, मेरा पूरा परिवार जो है भूखा प्यासा है, उन्होंने कुछ नहीं खाया है बहुत दिन से, कुछ दे दो बेटा। उस बुजुर्ग आदमी की हालत देखकर हरिया और लीला को उस पर तरस आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जादुई थाली उस बुजुर्ग आदमी को दे देते हैं और बिना जादुई थाली के वो अपने जीवन को खुशी खुशी बिताने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जादुई थाली पाकर वो बुजुर्ग आदमी अपने परिवार के साथ मिलकर उस जादुई थाली का लाभ उठाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। कोकिला ने अपने बेटे शिवम की शादी पलक से की थी। दोनों की शादी को 1 साल हो गए थे। सब अच्छे से चल रहा था। ऐसे एक दिन पलक खाना बनाकर कहती है, माँ जी, मैंने आपके लिए साबूदाने की खिचड़ी बना दी है, आप खा लीजिए, मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, आपको कुछ चाहिए हो तो बताना। ठीक है बहू, कर ले। जी माँ जी। ये बोलकर पलक अपने ऑफिस का काम करने लगती है। कोकिला खिचड़ी खा लेती है। शाम को शिवम ऑफिस से आ जाता है, तभी उससे कहती है, शिवम, 22 को बिजली का बिल भरना है तो आप याद से भर देना। 22 जुलाई को भरा तो था। अरे शिवम, 22 जुलाई नहीं, 22 अगस्त है। 22 अगस्त? 22 अगस्त? ओह नो, 22 अगस्त हम दोनों कैसे भूल सकते हैं? शिवम, शादी के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं माँ जी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ।
आपने बताया था उन्होंने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, तो इस बार मैं करना चाहती हूँ। हाँ पलक, मुझे याद है, पर अब तो हम पर सिर्फ एक दिन का ही टाइम है, सिर्फ कल का, परसों माँ का बर्थडे है। तो क्या सोचा है तुमने? मैंने सब सोच लिया है। आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा उनका, और सबसे पहले हम सरप्राइज के लिए माँ जी को घर से बाहर भेजना होगा ताकि हम तैयारी कर सकें। हाँ ठीक है। शिवम, आप मुझे ये बताइए, आप हर साल माँ के बर्थडे पर क्या करते हैं? मैं हमेशा माँ के बर्थडे पर उन्हें बादाम का हलवा खुद बनाकर खिलाता हूँ, क्योंकि उन्हें वही पसंद है। और ऐसा कुछ बताइए जो उन्होंने बहुत टाइम से ना किया हो, उन्हें वो चाहिए हो, और ऐसा कुछ। माँ को अपनी सहेलियों से मिलने का बहुत मन है। वो मुझसे कहती रहती थी कि बेटा मुझे बरेली लेकर चल, पर मैं उन्हें कभी ले जा ही नहीं पाया। अमेजिंग। शिवम, माँ को सरप्राइज बर्थडे में यही देना है, उन्हें उनकी पुरानी सहेलियों से मिलवाएंगे जिससे वो बहुत खुश हो जाएंगी। पर एक बात, आप माँ जी को हमेशा की तरह बादाम का हलवा बनाकर विश नहीं करेंगे, उनसे बात भी नहीं करेंगे, और मैं भी बात नहीं करूंगी। पलक, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ बहुत उदास हो जाएगी। शिवम, ये मेरा सरप्राइज प्लान, प्लीज आप वैसा ही करिए। हाँ मेरी डार्लिंग, इस बार माँ बहुत खुश होंगी। तुम बता दो, वही डेकोरेशन का सामान ले आऊंगा। ठीक है शिवम। माँ जी की सहेलियों का नंबर है आप पे? हाँ शायद है, डायरी ढूंढनी होगी। जल्दी करना शिवम, कहीं माँ जी की फ्रेंड्स यहाँ आ ना पाए, इसीलिए कल तक हमें हर हाल में मैसेज पहुँचाना है उनके फ्रेंड तक। कुछ देर बाद सब बैठकर एक साथ डिनर करने लगते हैं। अगले दिन पलक अपने ऑफिस का काम कर रही थी, तभी उसकी सास कहती है, बहू मेरा सर दर्द हो रहा है, जरा सर दर्द की गोली और पानी ला कर दे दे। आई माँ। नहीं, मुझे माँ जी के साथ थोड़ा नाटक करना होगा, मैं उनके हर काम को मना करूंगी। माँ जी, मुझे ऑफिस का काम करना है, मैं नहीं आ सकती, आप खुद ले लीजिए दवाई भी। ये बहू को क्या हो गया है? हमेशा तो ऑफिस का काम छोड़कर मेरा काम करती है। हो सकता है बेचारी ज्यादा काम कर रही हो, मैं खुद ही पानी लेती हूँ। कोकिला खुद ही उठकर दवाई और पानी ले लेती है। ऐसे ही शाम को कोकिला कहती है, बहू जरा मेरी ये साड़ी प्रेस कर दे, कल मेरा जन्मदिन है, यही साड़ी पहनूंगी। माँ जी, इतनी बड़ी साड़ी पहनकर आप कहाँ जा रही हैं? किसी शादी में जाना है क्या आपको? नहीं बहू, बहुत दिनों से पहनी नहीं है ना, रखे रखे खराब हो गई, तो मेरा मन किया कि मैं कल पहनूं इसको। सॉरी माँ जी, आपका इतना मन है, पर मुझे फिर से मना करना पड़ेगा आपको। माँ जी, मेरे पास ऑफिस का बहुत सारा काम है, मैं प्रेस नहीं कर पाऊंगी, या तो आप खुद कर लो। ठीक है बहू, मैं खुद ही कर लूंगी। ये बोलने के बाद पलक ऑफिस का काम करने का नाटक करती है। कुछ देर बाद कोकिला उसे फिर कुछ काम करने की कहती है। तभी पलक गुस्से से कहती है, अरे माँ जी, आपको मैं कितना बोलूं, प्लीज मुझे एक्स्ट्रा काम मत कहिए। कुछ दिनों तक आप खुद ही काम कर लीजिए सारा का सारा, मेरे पास काम करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ठीक है बहू, मैं तुझसे कुछ भी नहीं बोलूंगी। रात को 12 बज जाते हैं और कोकिला कहती है, शादी के बाद मेरी बहू पहली बार मेरा बर्थडे बनाएगी, चाहे वो मुझसे भी नाराज क्यों ना हो, पर मुझे पता है अभी मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद देने आएगी, और मेरा शिवम भी। इंतजार करते हुए आधा घंटा बीत जाता है। अरे इतनी देर तो शिवम ने कभी नहीं लगाई, शायद दोनों को मेरा बर्थडे याद ही नहीं है। शादी से पहले मेरा बेटा हमेशा मुझे जन्मदिन पर रात में ही विश करने आ जाता था, पर अब नहीं आया। वहीं शिवम पलक से कहता है, पलक मुझे जाने दो, माँ वेट कर रही है, मैं उन्हें हर साल विश करता हूँ। मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, आप नहीं जाएंगे, थोड़ी देर और, बस कल शाम को माँ जी बहुत खुश होंगी। इस तरह से तीनों सो जाते हैं। अगले दिन कोकिला पूजा पाठ करके सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, मेरे बहू बेटे आने वाले होंगे, मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे, मुझे जन्मदिन की हार्दिक बधाई देंगे। दोनों आते हैं। माँ जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका खाना बना दिया, आज मुझे ऑफिस में बुलाया तो जाना ही होगा, अर्जेंट है, और आपको सुधा आंटी मंदिर जाने को कह रही थी, तो आप उनके साथ चले जाना। माँ, मैं तो लेट हो गया हूँ, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। पर बेटा सुन, आज मेरा दोनों चले गए, इसका मतलब दोनों में से किसी को भी मेरा जन्मदिन याद नहीं है। घर पर रहकर क्या करूँगी, सुधा के साथ ही चली जाती हूँ। कोकिला का दिल बहुत दुखी हो जाता है, इसीलिए वो सुधा के साथ मंदिर चली जाती है। पलक के कहने पर सुधा कोकिला को मंदिर में व्यस्त रखती है। इतने में दोनों घर पर वापस आकर कोकिला के जन्मदिन की तैयारी करते हैं। पलक अपनी सास के लिए केक तैयार करती है और शाम तक पूरा घर ऐसे सजा होता है जैसे घर में दिवाली हो।
शाम को कोकिला कहती है, आज कितनी देर हो गई, मैं घर जा रही हूँ सुधा। अरे अभी मत जा, तू मेरे साथ ही रहना, बहुत बातें करनी है तुझसे। मुझे पलक बहू को फोन करना होगा, अब मैं कोकिला को और नहीं रोक सकती। तभी सुधा के पास पलक का कॉल आता है। वो उसे घर ले आती है। कोकिला जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो घर में अंधेरा होता है। अरे ये घर में एकदम से अंधेरा क्यों है, लाइट जलाती हूँ। ये बोलकर कोकिला जैसे ही घर की लाइट जलाती है तो पार्टी पोपर ब्लास्ट होता है और उसके सभी सहेलियां बहू बेटे उसे जोर शोर से जन्मदिन मुबारक देते हुए कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ, ये लीजिए आपका बादाम का हलवा। हैप्पी बर्थडे टू यू माँ जी, 1000 साल जिए आप। शुक्रिया आप सभी को। बेटा तुम दोनों को याद था मेरा जन्मदिन? हाँ माँ जी, भला इतना इम्पोर्टेंट दिन कैसे भूल सकते हैं, इसीलिए आपके लिए सरप्राइज प्लान किया था। पर तू तो आज ऑफिस में थी, तो ये सब कैसे किया? माँ ये सब नाटक था ताकि आपको घर से बाहर भेजकर सजावट की तैयारी कर सकें। अरे कोकिला, मुझे भूल गई क्या? देख तो जरा। मीनाक्षी, सुनीता, तुम दोनों इतनी दूर से कैसे आई? तेरे बहू ने, बेटे ने तेरे जन्मदिन के बारे में बताया तो तुझे सरप्राइज देने आ गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। माँ जी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप रो क्यों रही हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, खुशी के आंसू हैं। सोचा नहीं था कभी ऐसा तोहफा भी मिलेगा। अरे माँ, अभी तो आपको केक भी काटना है, आपकी प्यारी बहू ने जो बनाया है। उससे पहले माँ जी, मैं आपसे 2 लाइन कहना चाहती हूँ। आप मेरी सासू माँ नहीं बल्कि माँ है कि जब जब मैंने कागज पर लिखा माँ का नाम, तब कलम अदब से बोल उठी, हो गए 4 धाम। सच में बहू तो लाखों में एक है। ये कहने के बाद कोकिला अपना केक काटती है, जहाँ सभी लोग उसे तोहफा देते हैं और खुशी खुशी पलक अपनी सास का बर्थडे मनाती है।